नमस्कार। संभव ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। आज मैं सुबह सुबह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान का एक सिद्धांत लेके आया हूं और ये काफी इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। साथ ही रीट, सीटेट और किसी भी स्टेट की जो भी टेट एग्जाम होती है उसमें से इसके सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज हम फटाफट इसको समझेंगे कि वास्तव में ये सिद्धांत क्या है और मैं आज किसकी चर्चा करने वाला हूं। आज देखो, ध्यान से देखना, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो, मैं बात कर रहा था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। ध्यान से समझना, कोहलबर्ग का, फटाफट समझेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास को सिद्धांत। तो ध्यान से इसको समझेंगे कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, किसी भी बालक में जो नैतिक विकास होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको ये तो पता होगा कि वास्तव में नैतिकता क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, मोरल क्या होता है। तो मैं आपको साधारण सी भाषा में बता दूं कि नैतिकता का मतलब वो है कि जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, जो मान्यताओं द्वारा स्वीकृत हो, मान्यताएं जिसकी चल रही हो, या जो सही हो, जो नीति के अनुसार हो, वो क्या होता है? अनैतिक होता है। अब देखो, कोहलबर्ग एक विद्वान थे जो कहां के थे? अमेरिका के विद्वान थे। अमेरिका के विद्वान थे कोहलबर्ग। कहां के थे? अमेरिका के। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि जो कोहलबर्ग थे, उन्होंने जो विधि काम में ली इस सिद्धांत के डेवलपमेंट में, उस विधि का नाम था प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि थी? प्रश्नावली विधि। तो याद रखना, कई बार ये सवाल भी आता है कि कोहलबर्ग ने कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रश्नावली। कैसे किया? देखो, मैं आपको बताता हूं कि कोहलबर्ग क्या करता था। जो 20 साल से नीचे के लड़के थे, 20 वर्ष से नीचे के जितने भी लड़के, ध्यान से देखना, लड़के, 20 साल से जितने आयु के लड़के थे, उन बच्चों को, उन लड़कों को बुलाकर उनको एक कहानी सुनाता था, नैतिक कहानी सुनाता था, और उससे संबंधित वो बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछता था, प्रश्न देता था कि इस प्रश्न का क्या हल होगा। तो वो ज्यादातर जो कहानियां थी वो 11 नैतिक कहानियां उसने इसके लिए प्रयोग की। 11 नैतिक कहानियों का उन्होंने प्रयोग किया। इन नैतिक कहानियों में एक कहानी काफी महत्वपूर्ण थी, जिसकी कहानी को बोलते हैं हिंज या हाइनज की कहानी। हिंज भी कई बार लिखा जाता है, हाइनज भी लिखा हुआ आता है, हाइनज की कहानी। तो मैं थोड़ी सी उस कहानी को सुना देता हूं आपको और उसके बाद में हम इस सिद्धांत को बढ़ेंगे। तो देखो, हाइनज एक व्यक्ति था, यूरोप की ये कहानी है। हाइनज एक व्यक्ति था और वो क्या है, उसकी पत्नी एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। तो उसकी स्थिति दिनों दिन क्या होती गई? डाउन होती गई। उसकी पत्नी, हाइनज की जो पत्नी थी, उसकी स्थिति डाउन होती गई और बीमार होती गई, और उसने बहुत प्रयास, हाइनज ने बहुत प्रयास किया कि उसका इलाज करवाए, लेकिन उस समय उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मोटे मोटे मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी से कोई सवाल नहीं आते, लेकिन समझने में, आपको आगे के सिद्धांत समझने में काफी। तो वो, उसकी पत्नी की स्थितियां खराब होती गई, उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस जो बीमारी थी उसकी कोई दवा उस टाइम नहीं थी। अचानक एक दिन हाइनज ने सुना कि एक फार्मिस्ट के पास इस बीमारी की दवाई है और उसने ये अभी इजाद की। हाइनज दौड़ता हुआ उस फार्मिस्ट के पास गया और फार्मिस्ट को कहा कि ये दवा मुझे दे दो, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है और इसके बगैर मेरी पत्नी मर जाएगी। तो फार्मिस्ट ने कहा कि भाई, मैं आपको दवा तो दे दूंगा, लेकिन मुझे इसकी कीमत चाहिए, बहुत बड़ी रकम चाहिए, $2000 चाहिए, क्योंकि मुझे इस दवाई को बनाने में बहुत सारा खर्चा हुआ है, बहुत सारा समय लगा है, इसलिए मैं इसका प्रॉफिट लूंगा। $2000 हाइनज के पास थे नहीं, तो वापस वो घर आके अपने रिश्तेदारों से, जितने भी मिलने वाले थे, उन सबसे पैसे मांगे, उन्होंने उधार लिए, लेकिन उसके पास फिर भी कितने पैसे हुए? $1000 हुए। वापस वो उस फार्मिस्ट के पास गया कि मेरे पास $1000 तो है, एक बार मुझे दवा दे दो, उसके बाद में मैं कमाकर आपको $1000 और दे दूंगा। लेकिन उस फार्मिस्ट ने कहा कि मुझे तो पहले एडवांस $2000 चाहिए, तब जाके मैं दवा दूंगा। बड़ी दुविधा की स्थिति में हाइनज था कि कैसे पत्नी को बचाऊं
और ये फार्मिस्ट मुझे दे नहीं रहा है ये दवा। तो उसके बाद में हाइनेस ने उस जो फार्मिस्ट था उसकी दवाई की चोरी की और उसके बाद में उसने अपनी पत्नी को वो दवाई दी। अब इस प्रकार की नैतिक कहानी में बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि क्या चोरी करना सही है, क्या चोरी करनी चाहिए? फार्मिस्ट को पैसे ज्यादा मांगने चाहिए था, जिसकी एक की जिंदगी खत्म हो रही है उस समय उसको पैसे ज्यादा लेने चाहिए? क्या समाज का कोई दायित्व नहीं है कि ज्यादा कीमत है उसको, जो अच्छी दवाइयां हैं उसको कम करनी चाहिए? क्या एक पति का दायित्व है कि वो चोरी करके भी, या पति का दायित्व या पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को बचाए? बहुत सारे सवाल बच्चों के सामने प्रश्नावली में रखता था और उनके बाद में उन्होंने उन बच्चों का नैतिक विश्लेषण किया। तो देखो, इनका जो कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत था वो दो चीजों पर आधारित था। काफी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं, दो चीजों पर आधारित था। एक तो था नैतिक दुविधा, जिसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। नैतिक दुविधा पर आधारित था। पहली बात थी नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब आप समझ सकते हो, नैतिक दुविधा का मतलब आप समझ सकते हो कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसमें नैतिकता का विकास होते होते जब दो से ज्यादा ऑप्शन मिलता है तो व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज होता है, दुविधा में होता है कि कौन सा रास्ता चुनूं। जैसे आपको हिंज की कहानी मैंने सुनाई, तो हिंज के सामने दो रास्ते थे। एक तो कि मैं खरीद के लाऊं, वो खरीद नहीं पा रहा था। एक कि चोरी करूं या नहीं करूं। दो रास्ते, चोरी करूं या नहीं करूं, दुविधा। तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने दुविधा की स्थिति आती है और उसमें से उसको किसी न किसी का चयन करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल और दूं, एक लड़का है, एक लड़के की सगाई की बात चल रही है और उसके पास दो रिश्ते, उनके परिवार वालों के सामने दो रिश्ते आए। एक लड़की सुंदर नहीं लेकिन वो सरकारी सर्विस में, एक लड़की सुंदर है लेकिन वो सरकारी सर्विस में नहीं। एक तो गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन वो ब्यूटीफुल नहीं है। ब्यूटीफुल क्या है? नहीं है। और दूसरी ब्यूटीफुल है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में नहीं। तो लड़का क्या, किसको चुनेगा? दुविधा की स्थिति, क्या करूं? गवर्नमेंट जॉब बोली आ जाएगी तो तनख्वाह मिलती रहेगी, पैसों की कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन मैं कभी जाऊंगा तो यार वो दिखने में तो अच्छी नहीं। तो दुविधा की स्थिति में, तो ये है नैतिक दुविधा की स्थिति। इस पे उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया। दूसरी उन्होंने बात की नैतिक तर्कणा की। नैतिक तर्कणा का मतलब यह होता है कि जो भी नैतिकता की या अच्छी चीज को स्वीकार करते हैं, नैतिक तर्कणा। कई बार सवाल आया हुआ है, ध्यान से समझना। नैतिक तर्कणा कि व्यक्ति लास्ट में क्या करता है? नैतिक तर्कणा, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति तर्क के आधार पर अपना विश्लेषण करता है कि किस रास्ते को चुनो, कौन सा सही है, चाहे उसका नुकसान हो फायदा हो, सारा विश्लेषण तर्क के आधार पर करता है और फिर एक डिसीजन चुनता है। जैसे हिंज की कहानी में आपने सुना कि लास्ट में उसने ये नैतिक तर्कणा विकसित की कि मेरी पत्नी मर रही है, चाहे मुझे सजा हो, चाहे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए, चाहे मुझे फांसी पर लटका दे, लेकिन मुझे क्या करना है? वो दवा प्राप्त करनी है, चाहे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। तो उन्होंने लास्ट कंक्लूजन जो निकाला वो किसके आधार पर निकाला? नैतिक तर्कणा। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है वो किसके आधार पर है? नैतिक दुविधा के आधार पर और नैतिक तर्कणा के आधार पर। यह था कोहलबर्ग के जो सिद्धांत था उसका सामान्य सा परिचय। समझ में आ रही है? अब हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया, नैतिक डेवलपमेंट का या मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया, उसने कहा कि नैतिक विकास कैसे होता है? 6 स्टेज, 6 अवस्थाओं में होता है। और जो 6 अवस्थाएं थी उनमें प्रत्येक 2-2 अवस्थाओं को जोड़कर 3 स्तर बनाए। हम समझेंगे उन 6 अवस्थाओं का नाम और उसमें क्या क्या होता है। देखो ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि जो बालक होता है या शुरुआत की जो स्थिति होती है उस स्थिति को, पहला स्तर होता है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व रूढ़िवादी भी कह सकते हैं, पूर्व रूढ़िवादी। तो समझ आपका शब्द चेंज हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। पूर्व रूढ़िवादी स्टेज कह सकते हो, स्तर कह सकते हो। तो ये स्तर होता है। और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक स्तर में कितनी अवस्थाएं होती है? 2। तो इस स्टेज की जो उम्र है वो कोहलबर्ग ने कहा कि 4 से 10 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो इस अवस्था में आते हैं। कितने साल के? 4 से 10। 4 से 10 ही क्यों? इसके लिए मैं बता दूं कि कोहलबर्ग और जितने भी मनोवैज्ञानिक वो मानते थे कि जो 4 साल से नीचे के जो बालक होते हैं, शिशु जो होते हैं, उन शिशुओं में नैतिकता डेवलप ही नहीं होती। नैतिकता के बारे में उसके पास कुछ नहीं होता।
इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनैतिक होता है, मतलब वो नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता, उसमें कोई डेवलपमेंट नैतिकता का नहीं होता। और शुरुआत में जो नैतिकता का विकास का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो 4 साल से 10 साल के बीच में स्टार्ट हो जाए, 4 साल के बाद में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नैतिक विकास उसका होता है। उन्हीं स्टेजों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं बात कर रहा था 4 से 10 वर्ष की बात, तो उन्होंने कहा कि जो बालक होता है 4 साल के बाद में कैसे उसका नैतिक विकास होता है। तो शुरुआत में जो 4 से 10 साल की जो अवस्था है उसमें बालक का जो नैतिक विकास होता है वो क्या होता है, खुद में हल्का हल्का डेवलपमेंट होता है। किस वजह से होता है कि समाज और परिवार के प्रेशर की वजह से, उनको देखकर होता है। उसमें खुद को सोचने की तर्कना नहीं होती, लेकिन वो समाज को देखता है, परिवार को देखता है और उनके जो व्यवहार है उससे वो नैतिकता सीखता है। कैसे सीखता है, देखो ध्यान से समझिए। उसकी जो पहली स्टेज है, पहली अवस्था है, उसका नाम है आज्ञा और दंड की अवस्था, अर्थात ऑर्डर एंड पनिशमेंट। एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो वो उसमें नैतिकता का विकास कैसे होता है, तो वो क्या करता है, उस बच्चे को जहां शाबाशी मिलती है वो चीज मानता है कि नैतिक, और जिस चीज में उसको दंड मिलता है तो उसको चीज को क्या मानता है, अनैतिक। सीधी सी कहानी कि जिस चीज में उसको शाबाशी मिलती है वो अच्छी चीज है, या जिस चीज के लिए माँ बाप ने उसको आज्ञा दी है कि बेटा ये कर, बस इतनी सी सोच होती है। माँ बाप ने उसको आज्ञा दी, ऑर्डर दिया, तो उस चीज को मानते हैं बच्चे कि वो चीज क्या है, सही है। क्योंकि किसने कहा, माँ बाप ने कहा, मम्मी ने कहा, इसलिए वो चीज सही है। सही है इसका मतलब वो चीज क्या है, नैतिक। और जिसके लिए मम्मी ने मना किया या जो मैंने किया और मम्मी ने डांटा मुझे, तो वो चीज क्या है, अनैतिक। बस इतना सा नॉलेज होता है कि इस अवस्था की जो पहली अवस्था है तो उसमें आज्ञा और पनिशमेंट। जैसे किसी बच्चे ने काम किया, ये 4 से 10 साल की अवस्था जो है उसमें मान सकते हो आप कौन सी क्लास का बच्चा होगा, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा होगा। तो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे ने लिखा कि क लिखा और उसी टाइम उसको शाबाश मिला, तो मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन में समझोगे। लेकिन किसी बच्चे ने पेन ला के दिया किसी दूसरे बच्चे का, सर पेन है, और उसने, टीचर ने कहा बहुत बढ़िया बेटा ये पेन उसको दे दे, वो उसी समय समझ जाता है कि यह दूसरे का पेन उसी व्यक्ति को वापस पहुंचाना नैतिकता है। और किसी ने किसी चौक को बैग में रख लिया और टीचर ने डांटा और वो खा रहा है मान लो, तो टीचर ने डांटा कि बेटा खाना नहीं चाहिए इसको, चौक को क्यों खा रहे हो, आगे से नहीं खाना, मम्मी ने डांटा, तो वो क्या मान लेता है कि चौक खाना क्या है, अनैतिक। बस इतना सा नॉलेज होता है उसका। उसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है, तो ये तो क्या है, परिवार वाले मम्मी पापा से ज्यादा जुड़ा हुआ है। दूसरी जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं अहम की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवाद। साधनात्मक सापेक्षवाद का मतलब ये होता है कि इस उम्र में बालक का नैतिक विकास थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और वो क्या होता है, खुद के लिए थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाता है। खुद के लिए सोचने कैसे लग जाता है, साधनात्मक सापेक्षवाद का मतलब है कि वो चाहता है, टिट फॉर टेट की अवस्था आती है, जैसे को तैसे की अवस्था आ जाती है। जैसे को तैसे की अवस्था, इसको जैसे को तैसे की अवस्था मान सकते हो आप। कैसे, ध्यान से समझना आप कि इस स्टेज में आने पर, नैतिक अवस्था की, नैतिक डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की इस अवस्था में आने पर बालक क्या करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक लड़की एक दिन खाना लेकर नहीं गई स्कूल, तो वो क्या करती है, वो कहती है अपने दूसरी सहेली से कि कल मैंने आपको खाना खिलाया है तो आज मुझे भी खिलाओ। इसको सही मानती है, मतलब उसको खुद को कुछ बेनिफिट चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और दूं, काम अच्छा होगा, जो आज्ञा और दंड की अवस्था इसमें है, लेकिन वो क्या चाहेगा कि कुछ वही चीज अच्छी है जिसमें मुझे भी कुछ फायदा हो। जैसे हिंज की कहानी में उन्होंने कहा कि चोरी करना, पहली अवस्था में उसकी स्थिति समझ सकते हो कि चोरी करने से क्या होगा, दंड मिलेगा, इसलिए ये अवस्था मान सकते हो। दूसरी अवस्था में हिंज के लिए मैं कह सकता हूं कि दूसरी अवस्था में वो कोशिश करता है, पैसे देता है, किस लिए, कि उसको खुद को फायदा, मतलब पत्नी के पास वो दवा पहुंचे। तो दूसरे जैसे को तैसा,
और उसने लास्ट में किया, वो जो फार्मिस्ट था उसने जो ज्यादा कीमत वसूल करने की चाही तो उसने उसके साथ चोरी की। तो ये अवस्था है जैसे कि तैसी अवस्था। तो इसमें क्या करता है, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, मम्मी ने कहा कि बेटा मार्केट से आपको, ये पास की दुकान से आपको क्या लानी है, 1 किलो चीनी लानी है। तो बच्चा क्या कहेगा कि मम्मी 1 किलो चीनी तो मैं ला दूंगा, 1 किलो चीनी तो मैं ला दूंगी, लेकिन मुझे 1 रुपए दो तो लाऊं। वो 1 रुपए की चॉकलेट खा के फिर ला देगा या ला देगी। तो इस अवस्था में अहम की अवस्था होती है, वो खुद। और उसके साथ साथ इसमें एक और समझ सकते हो कि जैसा वो अपने लिए सोचता है वैसा वो दूसरों के प्रति करता है। जैसे वो अपेक्षा करता है कि मेरे साथ ये हो, तो वैसा ही दूसरों के साथ करने का प्रयास करता है। मुझे शाबाशी मिले तो दूसरों को शाबाशी दे सकता है। तो यह अवस्था है अहम की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवाद की अवस्था। आशा समझ में आ रहा होगा। तो ये पहला स्तर हुआ, पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। और इसकी कितनी अवस्थाएं? 2। पहली आज्ञा और दंड की अवस्था और दूसरी है अहम की अवस्था। लेकिन ये सारा दोनों में मैच का स्तर एक ही इसलिए है क्योंकि इसमें उसमें कुछ नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन वो सीखता किससे है? समाज या परिवार से। प्रारंभिक स्टेज है ये। दूसरी देखो अवस्था, ध्यान से देखना, दूसरी जो अवस्था है उसको बोलते हैं परंपरागत या कन्वेंशनल स्टेज। पहले वाली थी प्री कन्वेंशनल स्टेज, अब ये आती है कन्वेंशनल स्टेज और इसमें उम्र होती है 10 से 13 साल। इस उम्र में, इस अवस्था में बालक जो होता है वो क्या करता है? समाज के जो नियम कायदे हैं उनको अच्छा मानता है। सामाजिक रूप से जो नियम कायदे बने हुए हैं उनको वो अच्छा मानता है, और जो समाज के विरुद्ध हो उसको बुरा मानता है। तो ये सामाजिक अवस्था है। तो इसमें जो चौथी आपने इस स्तर की तो पहली हुई, और वैसे उस नंबर से आप मान सकते हो चौथी जो अवस्था है वो प्रशंसा की अवस्था है। कि बालक जो होता है 10 से 13 साल की उम्र में मान लो आप, तो उस समय वो 5वीं 6ठी क्लास में मान सकते हो आप। तो 5वीं 6ठी क्लास का बालक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है कि क्या लड़का है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल की स्थितियां हो चाहता है। याद रखना, गुड बॉय एंड गुड गर्ल की स्थिति, ठीक है। तो इसमें प्रशंसा, वो प्रशंसा की अपेक्षा करता है कि मैं, जैसे घर में कोई मेहमान आए तो उसने उसके चरण स्पर्श किए, उस मेहमान को पानी पिलाया, वो किस लिए करता है? क्योंकि उसको पता है कि इस चीज से उसको क्या मिलेगी? प्रशंसा मिलेगी। तो इसलिए ये चीज क्या है? नैतिक। और वो ही काम करने की, तो इसलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। पहले कुछ नहीं था, दंड से प्रभावित था। दूसरा, उसने फायदा भी सोचने लग गया कि जैसा मैंने किया, जैसा उसने किया वैसा ही मैं करूंगा, वो सही है उसके बाद, क्योंकि उसने भी तो किया है, मैंने थोड़ी किया। बच्चों को देखते हो आप कि भैया ने किया तो मैं भी करूंगा, तो वो नैतिक है। उसको डांट नहीं, गलत नहीं मान सकता वो, क्योंकि उसने उसके सामने किया। नैतिक अवस्था। दूसरी, तीसरी अवस्था, वो कैसे नैतिकता का विश्लेषण करता है कि उसको जहां गुड बॉय की चीज मिलती है कि ये काम करने से कहा कि गुड बॉय, वो काम क्या मानता है? नैतिक मानता है। बाकी सब उसके लिए क्या है? बेकार। तो तीसरी अवस्था ये तीसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था नैतिक या गुड बॉय वाली है। चौथी, फिर उसके बाद में और डेवलपमेंट नैतिक विकास का होता है, और चौथी अवस्था आती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम में इस अवस्था में और नैतिक विकास होता है, और जो बालक होता है वो ये समझता है कि जो सामाजिक नियम या सामाजिक कायदे कानून बने हुए हैं उन कायदे कानून का पालन करना चाहिए, समाज की व्यवस्था बनी रहे, वो चीजें क्या है? नैतिक। और वास्तव में नैतिकता का यदि सीधी सी परिभाषा दूं मैं, तो जो समाज के अनुरूप हो वो नैतिक होता है, और समाज के अनुरूप नहीं है वो अनैतिक होता है। समाज के नियम कायदों के अनुसार होता है वो नैतिक होता है, और समाज के नियम कायदों के अनुसार नहीं हो अनैतिक होता है। तो इस अवस्था में आते आते
नैतिक विकास इतना हो जाता है कि वो ये समझता है कि समाज के जो मूल्य है, समाज के जो आदर्श है, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। और वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे क्या है, सामाजिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो। तो उस जो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार है उसको मानता है कि वो क्या है, नैतिक है। और जो समाज के अनुरूप नहीं है वो क्या है, अनैतिक है। और ये है चौथी स्टेज। फिर और डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में आता है तीसरा स्तर। थोड़ा सा मैं फटाफट पढ़ा रहा हूं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वीडियो को धीरे धीरे इसकी स्पीड कम कर सकते हो, या इसको वीडियो को एक बार और देखना, आप कंफर्म समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आता है तीसरा स्तर, इस तरफ जिसको बोलते हैं पश्च परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के भी 2 स्तर है, तो ये इसको मैं 5वां मान लूं और इसको मान लूं 6ठा स्तर। इसके तो पहला और दूसरा है, और वास्तव में देखें तो ये 5वीं और 6ठी अवस्था है। इसमें व्यक्ति होता है जो 13 साल के बाद का, 13 वर्ष के बाद में उसमें किसका विकास हो जाता है, तर्कणा का विकास हो जाता है। तर्कणा का विकास हो जाता है, दुविधाओं का अंत होने लगता है, तर्कणा का विकास होता है, तर्क के आधार पर वो ज्यादा आगे बढ़ने लगता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि वो तर्क के आधार पर जो सही है उसका डिसीजन करने की अवस्था में आ जाता है। तो उसमें भी पहली जो अवस्था है वो सामाजिक समझौते की अवस्था है, स्टेज ऑफ कंप्रोमाइज। तो इसमें जो व्यक्ति या बालक होता है, वो बालक जो होता है वो ये सोचता है कि कुछ चीजें जो है, वो ध्यान से समझना इसको, वो ये सोचता है कि कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी है जो कि क्या है, कानून से भी ऊपर है, कानून से भी क्या है, ऊपर है, कि उसके लिए कानून भी क्या है, छोटा पड़ जाता है। कानून से ऊपर आकर सोचना पड़ता है, जो कि अच्छी चीज होती है। जैसे हिंज की कहानी में आपने सुना कि कानून यह था कि चोरी नहीं करना, चोरी करने पर 10 साल की सजा होगी, लेकिन उस समय सामाजिक समझौते के स्टेज ऑफ कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है कि यार ये कानून जो बना हुआ है, सजा वाला जो बना हुआ है कि चोरी करने से सजा मिलेगी, उससे ऊपर भी कोई अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज क्या है कि चोरी करूंगा, चोरी करना अपराध है, लेकिन यदि मेरी पत्नी के लिए दवा चाहिए तो ये कानून है, उससे ऊपर बढ़कर सोचना पड़ेगा। और यही अवस्था कहलाती है सामाजिक अवस्था। इसको कौन सी अवस्था है, 5वीं अवस्था। और उसके बाद में लास्ट जो स्टेज आती है जहां नैतिक विकास पूरा हो जाता है, वो है विवेक की अवस्था। फाइनल स्टेज आती है विवेक की अवस्था। और इस अवस्था में व्यक्ति खुद ये सोचकर, खुद ये विश्लेषण कर कर अंतिम निर्णय ले लेता है कि ये चीज मुझे करनी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी नुकसान झेलना पड़े। जैसे मैंने वो 2 लड़कियों का उदाहरण दिया था, ये मैंने वो कहानी हिंज वाले सुनी, उसमें लास्ट में उसने ये विवेक की अवस्था, ये स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस की स्थिति आई। तो उस स्थिति में 2 लड़कियों वाले में भी एक लड़की को चूज करता है, वो विवेक के आधार पर, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो ये फाइनल है, ये फाइनल चीज। और हिंज ने भी फाइनल लास्ट में ये किया कि मुझे चाहे सजा हो, मुझे चाहे पुलिस 10 साल जेल में डाले, मुझे पुलिस चाहे पीटे, मुझे क्या करनी है, चोरी। चोरी चाहे गलत है, लेकिन उसके जो विवेक कह रहा है कि ये चीज मुझे करनी है और ये सही है, और इसी से अब मैं अपनी पत्नी को बचा सकता हूं। ये अवस्था आती है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये फाइनल स्टेज मानते हैं इसको, 6ठी अवस्था। और ये किसके लिए होती है, भलाई के लिए होती है, या मनुष्य के कल्याण के लिए होती है। तो ये कंक्लूजन होता है। इस प्रकार ये था कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने कोशिश की कि बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझ में आए, और इससे संबंधित कोई भी सवाल आप गलत नहीं करो। आशा है वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कोई भी आपके जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।